सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। मन से प्रणाम करता हूँ। आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी से कि आप सुखी होंगे, खुशहाल होंगे और अपने देश के विकास में, परिवार के विकास में अच्छा योगदान करते होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है वो हमने चुना है, वो है ज्योतिष शास्त्र है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र है, कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र नहीं है। आपको क्या लगता है, ज्योतिष शास्त्र है या नहीं है? कुछ बुआबाजी या कुछ अंधविश्वास है, या फिर आपको लगता है कि ज्योतिष पूरा साइंस है, ज्योतिष में पूरा साइंस है? क्या लगता है आपको? इसी के बारे में आज बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र है या नहीं है, ये मानने वाले बहुत लोग हैं। कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षण व्यवस्था हमारी है, इसने ज्योतिष के बारे में कुछ भ्रम मन में पैदा कर दिए हमारे, कि ज्योतिष अंधविश्वास है वगैरह वगैरह, ज्योतिष में कुछ नहीं होता, ज्योतिष क्या होता है। और कुछ ऐसी संस्थाएं समाज में कार्यरत है, जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वगैरह हो गया, वो ज्योतिष को नास्तिक होने के वजह से मानती नहीं है, साइंस मानती नहीं है। तो इसी पे हमारी चर्चा होने वाली है आज। मेरा एक मत है दोस्तों, जब तक आपका किसी विषय के बारे में पूरा अभ्यास नहीं होता, तब तक आप उस विषय के बारे में कोई अपना मत न बनाएं, ये मेरी प्रार्थना है। आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आशा करता हूँ आप इस विषय को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाजू का जो घंटी वाला बटन है उसको दबाकर हर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ताकि मेरे जो अगले वीडियोज़ हैं वो अगले वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र है या नहीं है, ठीक है। आपके मन में ज्योतिष की परिभाषा क्या है? आपके मन में ऐसा भर दिया है शिक्षण व्यवस्था ने, आज के शिक्षण व्यवस्था ने, कि ज्योतिष बुआबाजी का खेल है, ज्योतिष कोई अंधविश्वास है, ज्योतिष में कोई भी शास्त्र साइंस नहीं है, और ज्योतिष में साइंस ना होने की वजह से ज्योतिष ऐसा ही फेंक देने की चीज़ है। कुछ लोगों का मानना है तो ज्योतिष को वो जिंदा भी नहीं रहने देंगे, इतना तो चिढ़ते हैं कुछ लोग ज्योतिष से। बोलिए, साइंस क्या है? आप कमेंट कीजिए, आपके मन में साइंस की क्या परिभाषा है वो बताइए। साइंस क्या होता है?
समाज के उपयोग के लिए नए नए शोध लगाकर मनुष्य का भौतिक जीवन सुखी, समृद्ध और अच्छा और सहज बनाने वाला जो कुछ भी विज्ञान है उसे हम शास्त्र या साइंस कहते हैं। जीवन में कोई भी शोध हुआ हो वो मनुष्य के किसी न किसी काम में आया है। प्राग ऐतिहासिक काल से हम देख रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले किसका शोध लगा? क्या ढूंढा मनुष्य ने? कमेंट कीजिए। सबसे पहले मनुष्य ने ढूंढा अग्नि। पत्थर को पत्थर के पे घिसकर अग्नि प्रकट होता है, ये मनुष्य ने पहला शोध लगाया। उसके बाद आर्यों का चक्र का शोध लगाया। उसके पहले अग्नि कैसे जलाते थे मालूम है? जंगल में जो आग लगती थी वो आग सहज कर रखते थे और सहज कर रखने से, उसको सुरक्षित रखने से वो आग ऐसा बहुत दिन तक सहज कर रखते थे। बाद में अभी तो माचिस की तीली का भी रिसर्च हुआ, शोध हुआ। बाद में बहुत सारे शोध ये साइंस में हो गए। तो साइंस क्या है? सीधी भाषा में बोले तो मनुष्य के जीवन के उपयोग के लिए, मनुष्य का जीवन सुखकर बनाने के लिए, मनुष्य का भौतिक जीवन सुख, शांति, समाधान से भरा हो, मनोरंजन से भरा हो, इसके लिए जो भी निर्माण शोध किए गए उसे साइंस कहते हैं। कदाचित मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए आपके मन में साइंस की क्या परिभाषा है। जो मुझे अच्छा लगा वही तो मैं बताऊंगा ना, जो मुझे समझ में आया वही मैं बताऊंगा। शायद मेरा सोचना भी गलत हो सकता है। आपका सोचना जो हो वो कमेंट करके बताइए। यह है साइंस की परिभाषा। साइंस का परिप्रेक्ष्य क्या है? साइंस का परिप्रेक्ष्य ऐसा है कि हमारे परिवेश में हम जहाँ रहते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, पानी वगैरह सब पीते हैं, वो सब सुखकर हो जाए। मनुष्य के जीवन में सुख आ जाए, भौतिक सुख ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, ये साइंस का लक्ष्य है। जैसे कि वाहन है, टेलीविज़न है, बल्ब है, टेलीफोन है, अभी मोबाइल, फैन, मनुष्य ने इनको ढूंढ कर निकाला क्योंकि ज़रूरत जो होती है ना, ज़रूरत, अपनी ज़रूरत जो होती है वो शोध की जननी होती है दोस्तों।
अगर किसी को ज़रूरत नहीं न होती तो शोध भी नहीं होते। न्यूटन को कोई ज़रूरत नहीं थी गुरुत्वाकर्षण का शोध लगाने की, लेकिन उसने लगाया। भौतिक शास्त्र के बहुत नियम न्यूटन के नियम से चलने लगे। भौतिक शास्त्र के बहुत नियम न्यूटन ने ढूंढ लिए। फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, न्यूटन ने ढूंढा। आइंस्टाइन ने भी ढूंढा। न्यूटन, आइंस्टाइन, एडिसन, ये कौन है दोस्तों? हमारे शास्त्र में इनको ऋषि कहा जाता है, शोधकर्ता कहा जाता है। किसी नई बात का जो शोध लगाते हैं उनको शोधकर्ता कहा जाता है, उनको ऋषि कहा जाता है। जैसे हमारे ऋषियों ने भी हम पर बहुत उपकार किए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े शोध उन्होंने ऐसे ही हमारे मनुष्य जाति के लिए निर्माण कर दिए। वस्त्र का शोध हो या फिर धातु का शोध हो, बहुत सारे शोध, आयुर्विज्ञान का शोध हो, बहुत सारे शोध हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए खुले कर दिए। उनके अनंत उपकार हमारे जीवन पर अभी भी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सेशन पे। तो साइंस के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? मालूम है? 2 प्रकार के साइंस होते हैं। पहला प्रकार है विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 2 विषय शास्त्र में आते हैं। उसमें पहला पार्ट जो है विज्ञान का, उसमें फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र है, तीसरा शास्त्र है फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र, और बायोलॉजी है यानी कि जीव शास्त्र। ये शास्त्रों के सामान्य विज्ञान में प्रकार हैं। सामान्य विज्ञान में भूगोल, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, और साइकोलॉजी यानी कि ज्योग्राफी, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, मानसशास्त्र यानी कि साइकोलॉजी, ये अलग, ये 3 शास्त्र जो है वो भी सामान्य विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में दोनों में है। फिजिक्स में क्या सिखाया जाता है? फिजिक्स में सिखाया जाता है भौतिक जगत। भौतिक जगत किस पदार्थ से बना है, कैसे बना है, और बल, उसका कार्य, जो न्यूटन के नियम है, आइंस्टाइन के नियम है, उसकी वजह से होने वाले उत्सर्जन वगैरह, ये सब भौतिक शास्त्र में सिखाया जाता है। बल कैसे कार्य करता है, ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा का क्या काम है,
एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कैसे प्रवाहित होती है, ऊर्जा के प्रकार कितने हैं, ये सब भौतिक शास्त्र में सिखाया जाता है। आपको तो मालूम है क्योंकि आप भी सीखे हैं, सभी लोग सीखते हैं। बल कैसे कार्य करता है, बल के प्रकार कितने हैं, ये भी फिजिक्स का ही विषय है। उसके कुछ गणित होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। तो ये फिजिक्स का विषय है, यानी कि भौतिक शास्त्र का विषय है। अगला विषय है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। मानवीय जीवन जब शुरू हुआ तभी से केमिकल्स उसके जीवन में बहुत प्रभाव डालने लगे। केमिकल्स यानी कि क्या, पदार्थ विज्ञान, या फिर उसको रसायन शास्त्र भी कहते हैं। आयुर्वेद में उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पारा या मरकुरी हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो गया। इसका जो स्टडी है वो केमिस्ट्री में किया जाता है। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह जो केमिकल यूज होते हैं, वो केमिकल्स, उसका अभ्यास केमिकल के केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। केमिकल के प्रकार कितने हैं, कितने तरह के केमिकल है, एक केमिकल दूसरे केमिकल में जाएगा तो क्या क्या प्रभाव डालेगा, आम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है, अम्लारी क्या होता है, लिटमस पेपर, आपको सब ये 9वीं 10वीं में भी सिखाया गया है हमको सभी को। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता इसके, लेकिन फिर भी केमिकल का रिएक्शन क्या होता है, जीवन में केमिकल का महत्व क्या है, ये सब आपको मालूम है। ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, ये सब केमिकल हम हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग में लेते हैं, यूज करते हैं हम रोज केमिकल को। अरे हमारी हल्दी क्या है, केमिकल ही तो है, एंटीबायोटिक तो है। बड़े बड़े केमिकल्स छोटी छोटी मात्रा में हमको गोलियों में दिए जाते हैं, ड्रग्स में दिए जाते हैं, उससे कुछ बीमारियां ठीक होती है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, कुछ हाइड्रोक्लोराइड हो गया। केमिकल तो देते हैं हमारे शरीर में डॉक्टर लोग, और क्या करते हैं, बराबर है ना। कोई डॉक्टर होते, अगर मेरे लिस्ट में कोई डॉक्टर होंगे तो कृपया मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ तो। फिर आता है बायोलॉजी यानी कि जीव शास्त्र। जीव शास्त्र में भी प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, ये दो प्रकार हैं। प्राणियों के बारे में, प्राणियों के बिहेवियर के बारे में जो अभ्यास किया जाता है उसे प्राणी शास्त्र कहते हैं। और हर एक वनस्पति का अलग बिहेवियर रहता है, उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं। हर एक वनस्पति के अलग गुण रहते हैं, आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से अलग अलग उसके
महत्व रहते हैं। तो हर एक वनस्पति किसी न किसी रोग पर, किसी न किसी बीमारी पर काम में आती है। उसके बारे में रिसर्च जिसमें रहता है उसे वनस्पति शास्त्र कहते हैं। और प्राणियों का बिहेवियर जो रहता है, उसका जो अभ्यास रहता है, वो अभ्यास जो करते हैं उसे प्राणी शास्त्र कहते हैं। उसमें अलग एक शाखा है जिसे आयुर्विज्ञान शाखा कहते हैं, या फिर हम जिसे मेडिकल शास्त्र कहते हैं। आयुर्विज्ञान शास्त्र जो डॉक्टर से उनको बीमारियों को ठीक करने की जो कला सिखाई जाती है, जिसमें सर्जरी वगैरह हो गया, शरीर की रचना हो गई, शरीर कैसे काम करता है, शरीर का मूल भाग क्या है, शरीर में कौन से द्रव्य रहते हैं, कितनी नाड़ियाँ शरीर में रहती है, अशुद्ध रक्त कैसा होता है, शुद्ध रक्त कैसे होता है, हृदय का कार्य कैसे चलता है, मेंदु का कार्य कैसे चलता है, ये सब जहाँ स्टडी होता है उसे आयुर्विज्ञान कहते हैं। और भूगोल ये ऐसा शास्त्र है दोस्तों जो सामाजिक शास्त्र में भी आता है और सामान्य विज्ञान में भी आता है, यानी कि साइंस में भी आता है। हमारे पृथ्वी के बारे में, इस अंतरिक्ष में जो ग्रह गोल है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमको भूगोल से प्राप्त होती है, ज्योग्राफी से प्राप्त होती है। उसी का तो विषय है, उसी में से तो अंतरिक्ष विज्ञान निकला है दोस्तों। उसी में से तो साइंटिस्ट लोगों को प्रेरणा मिली है कि अदर जो ग्रह गोल है और जो ग्रह गोल है उन पे जाए, उन पे रिसर्च करें। अभी चंद्रयान 3 भारत ने चंद्रयान 3 भेजा था। सभी भारतीयों के लिए वो अभिमान का क्षण था। गर्व होता है जब हमारा देश कुछ ऐसी तरक्की, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें करता है। सभी भारतीयों में उसका हर्षोल्लास भी हुआ था दोस्तों। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान, भूगोल, पृथ्वी का जो अक्ष है उसके बारे में, ध्रुव, पृथ्वी की गति उसके बारे में, पृथ्वी में जो महासागर है, नदी की श्रृंखला है, पर्वत है, उसके बारे में जो शास्त्र है उसे हम भूगोल या फिर ज्योग्राफी कहते हैं। फिर आगे आता है मैथमेटिक्स। मैथ्स जो रहता है दोस्तों ना, वो सामाजिक विज्ञान में भी है और सामान्य विज्ञान में भी है, यानी कि साइंस में भी है और सोशल साइंस में भी है। मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ मैं आपको बोर नहीं करूँगा, क्योंकि बचपन से हम उसी में बोर होते आए हैं। मुझे तो सच में बोलता हूँ, अभी तक a+b ब्रैकेट का स्क्वायर का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोग होता है मुझे अभी भी मालूम नहीं। मैं हर एक दोस्त को पूछता हूँ कि आपको कुछ उपयोग हुआ क्या उस सूत्र का, उस फॉर्मूले का।
नहीं बोलते वो कुछ, लेकिन फिर भी साइंस तो साइंस है। हमको उपयोग नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ ऐसे विद्यार्थी तो हो गए इंजीनियरिंग के या फिर एस्ट्रोनॉट हो गए, उनको उस सूत्र का उपयोग हुआ ही होगा। एक मजाक या फिर ज़्यादा बोर ना हो इसके लिए थोड़ा सा हंसी मजाक करना पड़ता है। तो ये मैथमेटिक्स, ये भी एक शास्त्र है, साइंस है। और अगला जो होता है वो मानस शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी सोशल साइंस में भी है और जनरल साइंस में भी है। प्राणी का मन किस अवस्था में कैसा बर्ताव करेगा, किस परिस्थिति में कैसा बर्ताव करेगा, वो जो मन है, वो मन किस परिप्रेक्ष्य में रहेगा तो कैसा रहेगा, इसके बारे में जो अभ्यास करते हैं उसे साइकोलॉजी या मानस शास्त्र कहते हैं। उसमें भी बाल मानस शास्त्र, प्रौढ़ मानस शास्त्र, बीमार लोगों का शास्त्र कैसा है, बीमार लोगों का मन कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत सारा चर्चा किया गया है। सिगमंड फ्राइड उसमें बहुत अच्छा रिसर्च किया। आज के परिप्रेक्ष्य में बीते 100 साल में उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च इसमें किया और तीन नियम बहुत अच्छे दिए उन्होंने। किसी भी मनुष्य में 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों, वो नियम सिगमंड फ्राइड का है। सुपेरिटी, न्यूमरिटी और इंफेरिटी। ये तीनों कॉम्प्लेक्स किसी न किसी मनुष्य में रहते हैं, जिसे अहंगंड, भयगंड और न्यूनगंड के नाम से हम जानते हैं। हमारे शास्त्रों में भी उसका कुछ न कुछ, किधर न किधर उल्लेख आया है। तो ये हुआ मानस शास्त्र के बारे में। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान की तरफ। सामाजिक विज्ञान संपूर्ण समाज को नियमबद्ध रीति से बांधने वाले शास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। हर एक समाज का जो रीति रिवाज है वो अलग रहेगा। उस रीति रिवाज के सामने कुछ कायदे कानून ऐसे बनाए जाए जिससे उस समाज का जो रहन सहन हो वो अच्छा बन सके, प्रॉस्परस बन सके। इसके लिए जो शास्त्र बने हैं, जो शोध हुए हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों। जिसमें पहला है भाषा शास्त्र। अकेले भारत में 6800 भाषाएं बोली जाती है। कुछ रिसर्चर्स तो ऐसा मानते हैं कि 7000 से भी ज़्यादा भाषा भारत में बोली जाती है और पूरे जग में 16000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। हर एक भाषा की लिपि अलग है, हर एक भाषा का काव्य अलग है, ललित अलग है, गद्य अलग है, लेकिन हर एक भाषा की सुंदरता अलग है।
हम अपनी मातृभाषा को बहुत प्यारा मानते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयते। हमारी जो जननी है और हमारी जो जन्मभूमि है, ये दोनों स्वर्ग से भी सुंदर है, ऐसा शास्त्रों में वचन है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और हमारी जो मातृभाषा है वो तो स्वर्ग से भी सुंदर रहती है। मातृभाषा नाम में ही मातृ है, नहीं क्या? जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब भाषा शास्त्र है। हर एक भाषा का व्याकरण रहता है और उस व्याकरण के हिसाब से वो भाषा बोली जाती है। तो ये हुए भाषा शास्त्र के बारे में। दूसरा आता है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के भी दो प्रकार है दोस्तों। एक प्रकार है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा प्रकार है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि स्थूल अर्थशास्त्र, जो समूह को प्रभावित करता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, देश का जीडीपी हो गया, अपना व्यवसाय हो गया, और समूह को प्रभावित करने के लिए बैंकिंग सिस्टम हो गया, पदपेढ़ी वगैरह हो गया। ये जो इसके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी अभ्यास है, एक देश का दूसरे देश से होने वाला व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका हिसाब, व्यवहार, पैसा, इसके बारे में जो भी जानकारी है, वो सब जानकारी, वो सब अभ्यास मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी इसका अभ्यास करते हैं, जिसे हम स्थूल अर्थशास्त्र कहते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र दोस्तों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि छोटे पैमाने पे हम हमारे घर कैसे चलाते हैं, घर में आने वाला खर्चा कैसे निभाते हैं, इनकम क्या है, इनकम क्या है, और पैसा आता कैसे है, जाता कैसे है, कितना हम सेविंग करते हैं, कितना हम आगे के लिए रखते हैं, इन सभी का ज्ञान हमें मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम हमारा घर कैसे चलाते हैं, घर की व्यवस्था कैसे देखते हैं, हमारी जो पत्नियां रहती है या फिर माता बहनें रहती हैं, वो घर में कैसे खर्च करते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी सिखाया जाता है, या फिर हम हमारे घर में जो भी अप्लाई करते हैं, हम बचत कैसे करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह जो भी निकालते हैं, हमारे घर के लिए जो भी कुछ करते हैं,
हमारे गांव के लिए, छोटे छोटे पैमाने पे जो हम कुछ खर्चा करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसमें, इस अर्थशास्त्र में डिमांड है, सप्लाई है, यूटिलिटीज़ है। इसके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। हम जो भी कुछ काम करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे सब समाज के लिए जो भी काम करते हैं उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कहते हैं। और एक समाज और अनेक समाज, अनेक लोग जब एकत्र आएंगे, एक होंगे, तब उनका जो बिहेवियर रहेगा किसके बारे में, अर्थ के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये छोटा छोटा, ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत बड़े पैमाने पर इतना कुछ समझाने के लिए वक्त बहुत कम है दोस्तों। फिर भी जितना वक्त है उतना वक्त हम आपको समझाने में लगे हुए हैं। ये हुआ अर्थशास्त्र के बारे में। सामाजिक शास्त्र में अगला विषय है राज्यशास्त्र। राज्यशास्त्र के विषय तो आपको मालूम है, पॉलिटिक्स कैसे चलता है, लोकशाही कैसे होती है, लोकशाही के प्रकार कितने होते हैं, राजेशाही के प्रकार कितने होते हैं, हुकुमशाह कैसे होते हैं, समाज के 4 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता और स्थानिक स्वराज्य संस्था। इसके बारे में जो भी कुछ चर्चाएं, अभ्यास होता है वो हम राज्यशास्त्र में समझते हैं, उसका अभ्यास हम करते हैं राज्यशास्त्र में। अलग अलग पार्टीज हमारे देश में है। हमारा देश बहुत खंडप्राय देश, हमारे देश को कहा जाता है खंडप्राय देश। और इतने बड़े देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग एक मन से रहते हैं। उन लोगों को चलाने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था को हम राज्यशास्त्र बोलेंगे। अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र बहुत पैमाने पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राज्य चलाना है तो कर तो लेना पड़ेगा ना, और कर कहाँ से आएगा, अर्थशास्त्र से आएगा। अलग अलग पक्ष होते हैं, उन पक्षों की विचारधारा अलग अलग होती है, अलग अलग विचार के लोग, अलग अलग मानसिकता के लोग संसद में एकत्र होते हैं और हमारे भविष्य का निर्णय वो करते हैं, जिसे हम लोकशाही कहते हैं। लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के भरोसे, लोगों के सुख के लिए जो
राज्य निर्माण किया, उसे लोकशाही कहते हैं ना, बाय द पीपल टू द पीपल। इसी पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ देखा है जीवन में। ये हो गया पॉलिटिक्स के बारे में। और एक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र में नया कुछ सालों से आया है, जिसे मानव वंश शास्त्र कहते हैं दोस्तों। मानव वंश शास्त्र, हर एक मानव की जो हर एक प्रजाति रहती है, जैसे आदिवासी है, आदिवासियों के सन उत्सव कैसे रहते हैं, उनमें विवाह कैसे होता है, विवाह की रीतियाँ क्या होती है, हर एक समाज के हर एक पहलू की रीतियाँ कैसी होती है, समाज के प्रकार कैसे होते हैं, समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, उन सभी लोगों का वंश कैसे चलता है, जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी या फिर मानव वंश शास्त्र कहते हैं। अगला शास्त्र है इतिहास, हिस्ट्री। हमारे जीवन का बहुत बोर सब्जेक्ट, जिसे हम सिर्फ जो सन है वो सन मुखोद्गत ना हो या फिर करते करते थक जाते थे, वो हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 प्रकार है, प्राचीन काल, अर्वाचीन काल, मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल। ये 4 प्रकार, सॉरी 3 प्रकार मैंने कहा, लेकिन 4 प्रकार। प्राचीन काल में भी पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग याद है ना, या भूल गए? और अर्वाचीन काल में अग्नि का शोध लगा, आर्य का चक्र का शोध लगा, और मानव के जीवन में सुख शांति कैसे आए, इसका शोध शुरू हो गया। भाषा का शोध हुआ। फिर आता है मध्ययुगीन काल, जिसमें नए नए धातु ढूंढे गए, धातुओं की परीक्षा की गई, वस्त्र ढूंढे गए। अर्वाचीन काल में गृह यानी कि घर का शोध लगा। जो अर्वाचीन काल के जो मनुष्य थे वो लकड़ी का घर बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, क्या बनाते थे, उनकी भाषा कैसी थी, चित्रलिपि, शिलालेख, ताम्रपट, ये सब इतिहास के भाग हैं। तो और आधुनिक इतिहास, जिसमें फ्रेंच राज्य क्रांति हो गई, मिस्र की क्रांति हो गई, अमेरिका की क्रांति हो गई, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, कॉमनवेल्थ का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो भी अलग से अभ्यास करने योग्य है दोस्तों। ये है इतिहास के बारे में, ये सब शास्त्र है। अब गणित, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ये 3 विषय जो है वो जनरल साइंस में भी है और सोशल साइंस में भी है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों शास्त्रों में फ़र्क क्या है दोस्तों? जनरल साइंस में या फिर साइंस में और सोशल साइंस में फ़र्क क्या है? साइंस की एक परिभाषा नीत होती है, क्योंकि साइंस को पदार्थ पर रिसर्च करना पड़ता है। साइंस में जो भी आप ढूंढेंगे
वो सब फिक्स होता है। वैसे ही सामाजिक विज्ञान में कोई भी फिक्स होता नहीं। सामाजिक विज्ञान का परिप्रेक्ष्य अलग रहेगा। विज्ञान में पदार्थ पर, केमिकल पर या फिर जो सराउंडिंग्स है उस पर प्रयोग किए जाते हैं, और सामाजिक शास्त्र में मनुष्य के समूह पर प्रयोग किए जाते हैं। समूह का मानस शास्त्र अलग रहेगा, समूह का राज्य शास्त्र अलग रहेगा, राज्य करने की पद्धति अलग रहेगी, विचार अलग रहेंगे। वैसा तो साइंस में नहीं रहेगा। साइंस में केमिकल के उपयोग से या फिर बल के प्रयोग से जो कुछ भी निर्णय आते हैं, जो भी परीक्षण आते हैं, वो 100% वही निकलेंगे, इसकी शाश्वती रहती है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में ये शाश्वती नहीं होती, कभी भी नहीं होती। सामाजिक विज्ञान में आप समूह पर प्रयोग करने को जाएंगे तो हजारों विचार के हजारों लोग जीवन में आपको दिखेंगे। अगर राजा ने या फिर प्रधानमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया तो हर आदमी उसी सिचुएशन को अलग अलग तरह से देखेगा दोस्तों। शेयर मार्केट का सोचिए, जो कैंडल मुझे दिखती है वो आपको भी दिखती है, वही कैंडल FII और DII को भी दिखती है, वही कैंडल नए आदमी को भी दिखती है, पुराने आदमी को भी दिखती है। लेकिन फिर भी उसी कैंडल पर बहुत लोग पैसा कमाते हैं और 90% लोग पैसा गंवाते भी हैं। बराबर है कि नहीं? इसीलिए समूह का जो शास्त्र, मानस शास्त्र रहता है, वो अलग रहता है। और जनरल साइंस जो रहता है वो पदार्थ पर रिसर्च करता है। इसीलिए दोनों के जो रिसर्च है वो अलग अलग हो सकते हैं, फिक्स नहीं होते। जनरल साइंस का जो रिसर्च है वो फिक्स रहता है, जनरल साइंस का जो रिसर्च है वो फिक्स रहता है, लेकिन सामाजिक शास्त्र का रिसर्च फिक्स नहीं रहता। वो किस परिप्रेक्ष्य में कैसा काम करेगा वो सामाजिक विज्ञान खुद डिसाइड करता है। समाज का जो मानस शास्त्र है वो खुद डिसाइड करता है। समाज पर, पदार्थ पर परिणाम करने वाले केमिकल अलग रहते हैं। समाज पर जो परिणाम करते हैं, समाज पर जो परिणाम करते हैं वो नियम अलग रहते हैं। यहाँ पदार्थ पर केमिकल का उपयोग करके या फिर कुछ प्रयोग करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। समाज पर प्रयोग करने को जाएंगे तो समाज के अलग अलग विचारों के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग मत के लोग जब एक होते हैं तब अलग अलग विचार मन से निकलते हैं और वो समाज में स्प्रेड होते हैं। और समाज में स्प्रेड होने के बाद उसका अलग कुछ परिवेश निर्माण हो जाता है, जो हमें किसान आंदोलन में भी देखा। बहुत कुछ आंदोलनों में भी देखा, 2012 के अन्ना हजारे जी के आंदोलन में भी देखा। क्योंकि
हर एक व्यक्ति का विचार अलग रहता है दोस्तों, हर एक व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य अलग रहता है, हर एक व्यक्ति की परंपराएं अलग रहती है, हर एक व्यक्ति का विचार करने की क्षमता अलग रहती है, और उस क्षमता के आधार पर वो डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन को वो कैसे सामना करेगा, कैसे जाएगा, कैसे फेस करेगा। जनरल साइंस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, लेकिन जनरल साइंस में भी कुछ अपवाद है और सामाजिक विज्ञान में भी अपवाद है, लेकिन फिर भी दोनों साइंस है। तो आप अब आते हैं हमारे विषय पर। फिर ज्योतिष साइंस क्यों नहीं है दोस्तों? ज्योतिष भी तो साइंस है। कैसे साइंस है आपको बताता हूँ। अब आते हैं ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में। ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत सारा रिसर्च करके कुछ सिद्धांत बनाए। मैं मानता हूँ दोस्तों, ये हमारे जो पुराने ज्योतिषी वराहमिहिर, आर्यभट्ट वगैरह, भास्कराचार्य वगैरह, उनके बाद ज्योतिष में कुछ रिसर्च हुए नहीं, या फिर जो भी रिसर्च हुए शायद कुछ विदेशी आक्रांताओं ने जो कुछ भी विद्यापीठ जलाए थे, नालंदा, तक्षशिला वगैरह, उसमें सब जल गए होंगे। और जो नए ज्योतिषी है, अभी तो कुछ संस्थाएं चल रही है, वो ज्योतिष का ज्ञान, ज्योतिष के बारे में रिसर्च कर रही है, वो अच्छी बात है। महाराष्ट्र ज्योतिष मंडल हो गया, बृहन ज्योतिष मंडल हो गया, नागपुर विद्यापीठ, उज्जैन विद्यापीठ, सोमनाथ विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें ज्योतिष के बारे में जो भी प्रबंध, रिसर्च हो रहे हैं, वो अच्छी बात है दोस्तों। तो ज्योतिष साइंस है या नहीं? मेरा मानना है ज्योतिष पूरी तरह साइंस है दोस्तों। ये सब शास्त्र मैंने आज जो चर्चा की है, इन सभी शास्त्रों का निचोड़ ज्योतिष है। जितने भी शास्त्र है, जितने भी कुछ जो कुछ भी हम जीवन में देखते हैं, उसका परिप्रेक्ष्य, उसका जो निचोड़ है, वो ज्योतिष में है। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको विरोध करना है तो पहले उस चीज़ का स्टडी कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास में अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है ना, तो वो गलत है। लेकिन आपने अभ्यास ही नहीं किया, कुछ ढूंढा ही नहीं, और कहने लगे ये शास्त्र ही बकवास है, तो कैसे चलेगा दोस्तों? ज्योतिष में तीन प्रकार है, संहिता है, होरा है, फलादेश है। यानी संहिता यानी कि गणित है। गणित के माध्यम से ज्योतिषियों ने, आधुनिक शास्त्रज्ञों ने तो अभी ग्रहों का शोध लगाया, लेकिन ज्योतिषियों ने तो आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, गार्ग हो गए, भृगु हो गए, पुरातन काल से नवग्रह का, नक्षत्रों के ताराओं का शोध लगाया है दोस्तों। उन नक्षत्रों का, उन ग्रहों का, उन ग्रह गोलों का
सामान्य मनुष्य के जीवनी में क्या फर्क पड़ता है, ये अभ्यास करने का जो विषय है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज का ध्यान रखकर या फिर मनुष्य के जो मुद्राएं है, हस्त है, हाथ है, हाथ की रेखाएं है, उनका अभ्यास करके उस मनुष्य का स्वभाव, अगला आने वाला काल कैसा रहेगा, आने वाले काल में उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती है, कैसे दोष रह सकते हैं, इसके बारे में प्रेडिक्शन या फिर ज्योतिष फल बताने का शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है दोस्तों। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उस पर रिसर्च किया है। अभी भी कुछ संस्थाएं उस पर रिसर्च कर रही है। मैंने अभी उन संस्थाओं का नाम लिया दोस्तों। आप मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन समाज पे इन ग्रह गोलों को क्या फर्क पड़ता है, क्या समाज रिएक्ट करेगा, कैसी ग्रह स्थिति होने के बाद पर्जन्य कैसा होगा, देश में युद्ध हो गए या नहीं हो गए, राजा कैसा बर्ताव करेगा, कौन सी चीजें महंगी होने वाली है, कौन सी सस्ती होने वाली है, आपका बच्चा क्या कर सकता है आगे जाके, आपके बच्चों में क्या गुण है, आपका बच्चे का मन क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, इन सभी का स्टडी ज्योतिष शास्त्र में रहता है। और एक बात बताओ दोस्तों, आपके कुंडली में आज जो योग है, इस टाइम पे जो योग है, वो कम से कम 8 करोड़ साल पहले वही योग, वही नक्षत्र, वही चरण, वही अंश, वही कला, वही विकला और वही प्रतिविकला आपके जीवन में 8 करोड़ साल बाद आएंगी। तो हर एक ज्योतिषी को चैलेंज रहता है कि आपकी पत्रिका सामने आने के बाद, आपकी जन्म कुंडली सामने आने के बाद आपका प्रेडिक्शन कैसे किया जाए। हर एक व्यक्ति की जन्म तिथि अलग, जन्म योग अलग, जन्म का समय अलग, जन्म के जो कुछ भी जो परिणाम है वो अलग रहते हैं। हर एक ज्योतिषी को चैलेंज रहता है दोस्तों, फिर भी वो चैलेंज स्वीकारता है और आपका प्रेडिक्शन करता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, साइंस है ज्योतिष में। ज्योतिष आपके जीवन में ढूंढने का प्रयास करता है। अगर ये ग्रह योग गोल इस राशि में ऐसे है तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अभ्यास ज्योतिष करता है। क्या अभ्यास नहीं करना चाहिए? अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे और बोलेंगे कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। आपको पहले अपने मन का अंधविश्वास निकालना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा और बाद में अगर आप बोलेंगे कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है, तो चलेगा। लेकिन आपका कुछ स्टडी नहीं उसके बारे में और बोलते हैं अंधविश्वास है, ज्योतिष अंधविश्वास है, यह नहीं चलेगा दोस्तों। अगर ज्योतिष को अंधविश्वास कहना है तो पहले ज्योतिष का अभ्यास कीजिए और अभ्यास करने के बाद
फिर सोचिए कि ज्योतिष अंधविश्वास है या नहीं। हमेशा याद रखिए, हर एक ज्योतिषी अलग रहता है, हर एक ज्योतिष का ज्ञान अलग रहता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आए, कैसे आप अपने जीवन काल में सुखी रह सकते हैं, ये ज्योतिष बताता है। ज्योतिष क्या है दोस्तों? जो रास्ते पे हम जाएंगे तो एक बोर्ड ऐसे लगा के रखते हैं, यहाँ से दिल्ली 150 किलोमीटर आगे है। यही तो ज्योतिष है। आपको मानसिक रीति से तैयार करता है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में हमारे गुरु ने हमको बताया है, किसी को भी अगर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुखमय परिस्थिति हो तो उसको उपाय दो, भगवान का नाम स्मरण वगैरह, शांति वगैरह उपाय दो, ताकि उसके जीवन में से निगेटिविटी जो है वो निकल जाए और पॉजिटिविटी उसके जीवन में आ जाए। जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए उसमें ताकत आ जाए दोस्तों, ये ताकत उसको मिले, ये जिम्मेदारी हर ज्योतिष की रहती है। और वो ताकत देने का काम भी ज्योतिष करता है। तो ज्योतिष ये सामाजिक शास्त्र है। समाज के बारे में, समाज के जो अलग अलग व्यक्ति है, उन अलग अलग व्यक्तियों के बारे में प्रेडिक्शन करके उसका बर्ताव समाज में कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में अभ्यास करने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है, साइंस करता है। ज्योतिष एक साइंस है। तो ये था ज्योतिष शास्त्र है या नहीं है, इसके बारे में आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार थोड़ा सा दीजिए दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष साइंस है या नहीं है, इसके बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इतना सुना। धन्यवाद।